Hello students, we will continue in this session chapter 2 of land, soil and water resources. Our topic is भूदान ग्रामदान. भूदान और ग्रामदान का मतलब क्या था? महात्मा गांधी disciple Vinoba Bhave launched the Bhudan Gramdan movement. He introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. भूदान का मतलब होता है ज़मीन का दान करना. और उस समय महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हो चुका था तो उस समय भूदान ग्रामदान के नाम से एक आंदोलन चलाया गया था. महात्मा गांधी जी के शिष्य थे विनोबा भावे, जिन्होंने ये भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया. ये उन्होंने इसलिए चलाया था कि क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो ज़मींदारी सिस्टम पहले से ही लागू था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें बहुत सारी थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिनके पास ज़मीनें नहीं थी. उन लोगों को ज़मीनें दिलवाने के लिए उन्होंने ज़मींदारों और बड़े बड़े ग्रामीण जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे प्रार्थना की और उनकी बात को बहुत से लोगों ने स्वीकार भी कर लिया. इसी को ग्रामदान या भूदान के नाम से जाना जाता है. इट वाज नोन एज ग्रामदान. However, many landowners choose to provide some parts of their land to the poor farmer due to the fear of land sealing act. यद्यपि कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे या ज़मींदार जो थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को ग्रामीण लोगों में बांट दिया क्योंकि उन्हें लैंड सीलिंग एक्ट का भी भय था. लैंड सीलिंग एक्ट क्या था कि सरकार ने ये रूल बना दिया था कि ये एक लिमिटेड फिक्स जो लिमिट थी उससे ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं रख सकता था. तो जिनके पास ज़मीनें लिमिट से ज़्यादा थी उनकी ज़मीनों को सील कर दिया जाएगा या उनको छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसके कारण बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को दे दी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी. दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन. भूदान ग्रामदान जो आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया, इस आंदोलन को ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रक्तहीन क्रांति. क्रांति का मतलब होता है किसी भी क्रांति में ब्लड बहाया जाता है, यानी कि कोई भी क्रांति झगड़ा होता है उसमें बदलाव जो लाया जाता है उसमें बिना रक्त बहाए बिना खून बहाए जो बड़ा बदलाव किया गया वो ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि ये उन ज़मींदारों की अपनी इच्छा से दिया गया था. नाउ टॉपिक इज रिन्यूएबल रिसोर्स. The resource which can be renewed by physically, chemically or mechanical process are known as renewable resource. जो रिसोर्स फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली किसी भी तरीके से दोबारा वापस प्राप्त किए जा सकते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आते हैं. Define renewable resource. Renewable resource are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resource वो होते हैं जिनको हम आसानी से और कुछ समय बाद दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. इनमें से कुछ renewable resource ऐसे हैं जिन पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई असर नहीं पड़ता. ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे ही रिसोर्सेज हैं जिनको हम जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे. आवर टॉपिक इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ ऑफ राजस्थान प्लेन्स. राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाने वाली वेजिटेशन जो है और एनिमल लाइफ के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस ड्राई एरिया इज़ क्लासिफाइड एज नेचुरल डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट. इस एरिया में पाए जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन को डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है. The whole region is sandy and bare rocks are exposed. Tree, shrubs, herbs, species found mostly in the vegetation like khair, fog, berry, khejri, cactus, babul, eucalyptus, acacia और जोजोबा. इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मेन पेड़ हैं उनमें झाड़ीदार पौधे होते हैं जिसमें खैर, बेरी, खेजरी, कैक्टस या बबूल जैसे पेड़ पाए जाते हैं. और यहाँ पर रेतीले क्षेत्र के साथ साथ पथरीला एरिया पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं. अगर हम एनिमल लाइफ की बात करते हैं तो इस एरिड रीजन में बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें लिजार्ड, स्नेक, ब्लैक बक और इंडियन गैज़ल, रेड फॉक्स, वाइल्ड कैट्स
ये सारे जो एनिमल्स हैं वो इस क्षेत्र एरिया में पाए जाते हैं। क्लाइमेट एंड सॉयल ऑफ राजस्थान प्लेन, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सॉयल कैसी है। राजस्थान प्लेन इज़ अ मरुस्थली और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है। इट गोज़ डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में लगभग 50 डिग्री तक बढ़ जाता है दिन में, और सर्दियों में रात में जो टेम्परेचर डाउन जाता है वो 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ पर जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एनुअल टेम्परेचर है वो 50 डिग्री माना जाता है। इसके गर्म और ठंडे होने का कारण ये है कि जो है यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वो रेतीली मिट्टी जितनी तेज़ी से गर्म होती है उतनी तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। सॉयल ऑफ दिस प्लेन इज़ जनरली सैंडी इन टेक्सचर। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली होती है, मोटी होती है। दिस सॉयल इज़ फर्टाइल बट ड्राई इन नेचर। ये मिट्टी फर्टाइल तो होती है लेकिन सूखी होती है, ड्राई होती है, उसमें ह्यूमस की कंटेंट कम होती है। द रीजन हैज़ 4 टाइप सॉयल। यहाँ पर 4 तरह की मिट्टी पाई जाती है। हाईली सैलिन डेजर्ट सॉयल, रेड डेजर्ट सॉयल, येलोइश ब्राउन सैंडी सॉयल, एलुवियल सॉयल इन लूनी बेसिन एंड घग्गर प्लेन। ये 4 प्रकार इस प्रकार से हैं कि हाईली सैलिन डेजर्ट सॉयल जो है जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और रेड डेजर्ट सॉयल है यहाँ पर पथरीली लाल मिट्टी पाई जाती है, और येलोइश ब्राउन सैंडी सॉयल भी पाई जाती है। और चौथे प्रकार की मिट्टी यहाँ पर एलुवियल सॉयल पाई जाती है जो कि लूनी और घग्गर नदी के आसपास के एरिया में पाई जाती है। ये एलुवियल सॉयल जो फर्टाइल होती है और फसलों को उगाने में हेल्प करती है। सीज़न ऑफ राजस्थान, राजस्थान हैज़ थ्री क्लाइमेटिक सीज़न। यहाँ पर 3 सीज़न होते हैं। दे आर समर, मार्च से जून तक गर्मी होती है। रेनी सीज़न जुलाई से सितंबर तक, और अक्टूबर से फरवरी तक विंटर सीज़न होता है। समर सीज़न ऑफ राजस्थान, इन दिस सीज़न द टेम्परेचर नॉर्मली अबाउट 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री तक पाया जाता है। टेम्परेचर इवन रीचेज 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीनगर, चूरू एट्सेट्रा। यहाँ पर जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, ये जोधपुर, बीकानेर, श्रीनगर, चूरू जैसे क्षेत्र हैं। थार डेजर्ट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सैंड। यहाँ का थार डेजर्ट जो है वो यहाँ पर रेतीला ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सैंड हीट्स फास्ट एंड कूल फास्ट, क्योंकि रेत जो है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द डेजर्ट राइजेज इन द डे एंड फॉल्स एट नाइट। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में बहुत ज़्यादा गिर जाता है। दिस इंक्रीजेज डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। In this season, Mount Abu is the coldest place because of its high altitude. इस क्षेत्र में इस टेम्परेचर के बढ़ने और गिरने के कारण यहाँ का जो सबसे ठंडा एरिया है वो माउंट आबू है, जो कि हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाई पर होने के कारण काफ़ी ठंडा रहता है। रेनी सीजन ऑफ राजस्थान, इन राजस्थान 1995 rainfall occurs in rainy season from July to September due to monsoon winds. The state gets more rainfall from Bay of Bengal. यहाँ पर 90 से 95% का जो रेनी सीज़न है वो जुलाई से सितंबर के बीच में मानसून रेन होती है जो बे ऑफ बंगाल से आती हैं। और राजस्थान में कुछ एरिया अरेबियन ब्रांच से भी, मानसून की जो अरेबियन ब्रांच है वहाँ से भी यहाँ पर बारिश होती है। हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। और लोएस्ट रेनफॉल अकर इन जैसलमेर। सबसे कम बारिश जो है जैसलमेर में होती है। द प्लेस विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन माउंट आबू। सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो माउंट आबू में होती है। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग।